हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अभी आप लोग रिसेंटली यह नोटिस आ गया है कि बिहार पुलिस जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, जो 21,391 पद के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका री एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में होने वाला है। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट चलता है बिहार पुलिस के लिए, वो प्रैक्टिस सेट आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। यह जो बिहार पुलिस का सेट है वो टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है वो टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 1। तो चलिए अब बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 1 का, वो यह कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है वो प्रारंभ हुआ था। तो गोंडवाना लैंड का टूटने का जो प्रारंभ है वो जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ था, जिस युग को कि डायनासोर का युग भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुरासिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो देखिए, इटावा नगर जो है वो कहाँ स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना नदी। इटावा के साथ साथ याद रखिएगा आगरा, उसके बाद मथुरा, यह सब जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। यमुना नदी की अगर बात कीजिएगा तो इसका उद्गम जो है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है, और चंबल, बेतवा, केन ये सब जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए, अभी रिसेंटली जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो 2021 है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो यही भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वनस्पति का जो क्षेत्र है वो 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.15%। नेक्स्ट है कि प्रामणि क्रांति का संबंध है। देखिए, प्रामणि क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, भिंडी उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भिंडी उत्पादन से। और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा तो केसर उत्पादन की अगर बात कीजिएगा तो इसको सेफ्रॉन क्रांति कहा जाता है। उर्वरक उत्पादन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इसको ग्रे क्रांति या फिर स्लेटी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और बांस उत्पादन की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो इसको हरित सोना क्रांति जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्यूपर बेल्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपको बताना है। देखिए, क्यूपर बेल्ट होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। क्यूपर बेल्ट जो होता है वो उन बर्फीलो ग्रहों के पिंडों का एक संग्रह होता है जो नेपच्यून के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्यूपर बेल्ट। यह कह रहा है कि यह बर्फ से निर्मित होता है, बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा बर्फीलो ग्रहों के पिंडों का यह संग्रह है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है, यह भी सही है। इसकी खोज जो है वो वर्ष 1992 में हुई थी, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है। देखिए, कपास का जन्म स्थल जो है वो मिस्र को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र को माना जाता है। एक चीज याद रखिएगा, कपास से, कपास जो है वो काली मिट्टी में होता है, जिसको कि कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। और कपास जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उपज है, लेकिन वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उपोष्ण क्षेत्र में होता है। आगे है पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, और पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो है वो फैसलाबाद को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सेमरी क्रम की चट्टानें जो है वो पाई जाती है। तो सेमरी क्रम की चट्टानें जो है वो बिहार के रोहतास में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास में। नेक्स्ट है कि किस नदी पर सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो यह किस नदी के द्वारा किया जाता है, कोसी नदी के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम जो है वो गोसाई धाम नेपाल से होता है, और फिर यह जो है वो बिहार में आके भागलपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो कितनी है,
260 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि डिकी बर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए यह डिकी बर्ड प्लान जो है वो एक्चुअली भारत में आज़ादी के लिए यह प्लान माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया गया था, और डिकी बर्ड प्लान जो है वो हस्टिंगस इस्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए इसको इस्मा योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डिकी बर्ड प्लान को क्या नाम से जाना जाता है, इस्मा योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको सर हस्टिंगस इस्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव जो है वो क्या कहलाता है। देखिए यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है। तो निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्य अवधि चुनाव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक जो होता है वो हम लोग बोलते हैं आम चुनाव। आम चुनाव क्या होता है, वो जनरली जो निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाला जो चुनाव होता है, जनरली हमारे यहाँ 5 वर्षों पे जो चुनाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है, देखिए जब कभी भी संसद या फिर राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, कोई अपना त्यागपत्र दे देता है, या अयोग्य होने के कारण रिक्त हो जाता है, कोई सीट वैकेंट हो जाता है, तो उसको भरने के लिए जो कराया जाता है चुनाव उसको उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, तो यह तीनों चुनाव आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और अनुच्छेद 25 से 28 जो होता है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है। तो अनुच्छेद 25 और 26 यह भी सही है, अनुच्छेद 27 यह भी सही है, अनुच्छेद 28 यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी में। संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 होता है वही धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। अब देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 27 जो है वो धार्मिक कार्यों के संपोषित यानी टैक्स से संबंधित है, और अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात जो है वो इसमें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार जो है वो क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 6 लाख से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो 8 लाख कर दिया गया है। और यह जो है वो कब किया गया था, तो यह किया गया था सितंबर 2017 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सितंबर 2017 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 जो है वो प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक बात बताइए, पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 के क में यह कहा गया है। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, यह जो है वो अनुच्छेद किस में कहा गया है, अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो यह दोनों भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाती है। पहले तो यह बताइए कि जमानत राशि होता कितना है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक या फिर सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करता है। तो यह तो याद रखिए कि 15,000 रुपया क्या होता है, जमानत राशि होता है। यहाँ कह रहा है कि कुल डाले गए मतों का प्राप्त कितना प्रतिशत जो है, कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो कुल वैध मत का 1/6 भाग अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जो होगी वो जब्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6 भाग। राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य जो है वो अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर
प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। यह बात किसकी कर रहा है? यह जो है वो बात कर रहा है अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 304 जो होता है, ऐसे मामले में ही राष्ट्रपति ना चाहे तो राज्य विधानमंडल कानून जो है वो नहीं बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 304। नेक्स्ट है कि ढेबर आयोग का संबंध किससे है? देखिए, ढेबर आयोग जो है वो किससे संबंधित है? एक आपने नाम सुना होगा, पीवीटीजीएस। पीवीटीजीएस पता है क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो यह ढेबर आयोग जो है वो यही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों के लिए बना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए यह ढेबर आयोग की जो है वो स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? देखिए, ग्राम सभा के अनुच्छेदों और शक्तियों का वर्णन किया गया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले आप लोगों को याद होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243A से लेके O तक जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कि कुल 29 विषय था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह जो 243A से लेके 243O तक है, उसी में आपसे पूछा गया है कि ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किसमें किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 243 के क में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 के क। अनुच्छेद 243 के ख में क्या है? अनुच्छेद 243 के ख में है ग्राम पंचायतों का गठन, और ग में अगर आपसे पूछे तब है पंचायतों की संरचना, और अगर घ में आप लोगों से पूछे तो वो है स्थानों का आरक्षण। क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर है 19 की असत्य मिलान का चयन कीजिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने पर गठित समिति, यह जो है वो बिल्कुल सही है। JS वर्मा समिति चुनाव कानून में संशोधन, ये गलत है, क्योंकि JS वर्मा समिति का संबंध जो है वो आपराधिक कानून में संशोधन पर था, ना कि चुनाव कानून में संशोधन पर। ठीक है, फिर है तनख्वाह समिति चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच, यह बिल्कुल सही है। दिनेश गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ आपसे पूछ रहा है असत्य मिलान का चयन कीजिए, तो JS वर्मा समिति हो जाएगा, क्योंकि यह चुनाव कानून में संशोधन नहीं बल्कि आपराधिक कानून में संशोधन पर संबंधित है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर जो है वो PDF के लास्ट में अटैच्ड है। PDF प्राप्त करने के लिए मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि आप लोग जाके टेलीग्राम पे इसका PDF जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप या तो जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैं डाल रखा हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे हैं कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल CRISIL की स्थापना कब किया गया? इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह इसका फुल फॉर्म है। और भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल का स्थापना जो है वो कब किया गया था? इसकी स्थापना जो है वो 1987 में किया गया था, लेकिन यह अपना कार्य जो है वो 1988 में प्रारंभ किया था। यहाँ आपने स्थापना पूछ रहा है तो 1987 जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GST परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्र सरकार के 2 होते हैं और राज्यों के 31 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए? 33 सदस्य हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 33 सदस्य, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो राजकोषीय घाटा की अवधारणा को किस समिति के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यह किया गया था सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती समिति के द्वारा किया गया था। अच्छा, रेखी समिति आपसे पूछा है। रेखी समिति जो है वो अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से संबंधित है। और भूरेलाल समिति की अगर बात करते हैं तो भूरेलाल समिति जो है वो पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्वामित्व योजना जो है वो कब प्रारंभ किया गया था?
तो स्वामित्व योजना जो है वो जो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो यही 24 अप्रैल 2021 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में स्वामित्व योजना का प्रारंभ जो है वो किया गया है। स्वामित्व का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्वामित्व का मतलब होता है कि गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना होता है, जिसका कि स्वामित्व योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना, जिसका प्रारंभ कब किया गया था? 24 अप्रैल 2021 को किया गया था स्वामित्व योजना का प्रारंभ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बिहार दरोगा 2024 जो है वो अपकमिंग वैकेंसी, अभी 1275 वाला जो बिहार दरोगा था उसका रिजल्ट अभी जस्ट ही अनाउंस हो गया है और फिर से बिहार दरोगा की 2000 प्लस वैकेंसी आ रही है। ये आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग को पता ही चला गया होगा। इसलिए बिहार दरोगा 2024 के लिए अभी एक स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट भी हम लोग आज से वीडियो के माध्यम से देखेंगे, तो यह भी देखना आप लोग ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन फ्लड और जो श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये श्वेत क्रांति, पहला चीज तो याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और कब किया गया था? 1970 में किया गया था। 1970 में कौन पंचवर्षीय योजना था? आप लोगों को याद होगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का टेन्योर था वो 1969 से लेकर 74 तक था। तो यह किस में हो जाएगा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, वो पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था वो DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य जो था वो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी में हुआ था। इसरो की स्थापना भी इसी में हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू किया गया था और इसी योजना में भारत का कृषि दर भी जो था वो सर्वाधिक रहा था। साथ ही साथ क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की भी शुरुआत जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। नेक्स्ट है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, लोक लेखा निधि प्रावधान का जो है वो अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लोक लेखा निधि होता क्या है? एक्चुअली लोक लेखा निधि जो होता है वो लेन देन के प्रवाह को ध्यान में रखता है, जहां सरकार जो है वो केवल एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ छोटे डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड और कई अन्य स्थितियों पर लागू होता है और सरकार जो होता है वो इन पैसों का मालिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किस देश में किया गया था? जेंडर बजटिंग का मतलब समझते क्या होता है? जेंडर बजटिंग का मतलब एक ऐसा बजट जो कि संसाधनों एवं कार्यों का आवंटन जो है वो लिंग के आधार पर करता है, उसको जेंडर बजटिंग कहते हैं। और जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग जो है वो 1982 में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुआ था बजट जो 2005-6 का जो बजट है उस बजट में भारत में जेंडर बजटिंग हुआ था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया था? तो देखिए, भारतीय रुपए का अब तक 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहला बार किया गया है 1949 में, दूसरा बार किया गया है 1966 में और तीसरा बार किया गया है 1991 में। देखिए, प्रथम बार किया गया था क्योंकि आज़ादी के तुरंत बाद पंचवर्षीय विकास मॉडल अपनाने के कारण भारत पर विदेशी ऋण का भार बढ़ गया था, इसलिए किया गया था। फिर दूसरी बार आप लोग पढ़े होंगे कि चाइना के साथ युद्ध हो गया था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था और इसके कारण अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गया था, इसके कारण किया गया था। तो अब तक टोटल 3 बार किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। इसके बाद यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो PDF के लास्ट में अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो आवेग का उदाहरण नहीं है? आवेग का उदाहरण कराटे के खिलाड़ी के द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे के पट्टी के तोड़ना, यह तो आवेग का ही उदाहरण है। आवेग होता क्या है? बल और उसमें समय अंतराल को गुना कर दीजिएगा तो आवेग निकल जाएगा।
फिर है कि गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, यह भी आवेग का उदाहरण जो है वो नहीं है। वो आवेग का उदाहरण है, सॉरी। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये जो है वो न्यूटन के तृतीय गतिज नियम का उदाहरण है, ये आवेग का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो गैसों का अनुभार जो है वो क्रमशः m1 और m2 है तथा उसमें ध्वनि की चालें क्रमशः v1 और v2 है, तो सही संबंध क्या होगा। यहाँ गैस की बात कर रहा है, तो v1 अपॉन में v2 इज इक्वल टू अंडर रूट m2 अपॉन में m1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा आप लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट होता क्या है, एक्चुअली ऊष्मा की एक ऐसी मात्रा जो कि उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे कि जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारी होता है वो अन्य पदार्थों की तुलना में सर्वाधिक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है किसका, ये जल का होता है, यानी पानी का। यह तो इसका सही आंसर है। देखिए, 1 ग्राम जल का ताप जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसीलिए जल का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग जो है वो ज्ञात किया था। तो प्रकाश का वेग जो है वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, रोमर नाम था। ठीक है, रोमर नाम के वैज्ञानिक जो थे वो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रोमर। याद रखिएगा, वायु और निर्वात यानी कि एयर और वैक्यूम में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे है कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है। विशिष्ट चालकता किसको कहते हैं, यानी कंडक्टिविटी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का एसआई इकाई क्या होता है, कंडक्टिविटी होता क्या है पहले ये समझिए। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका अगर एसआई मात्रक की अगर बात कीजिएगा तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम टू ओम -1 और मीटर -1, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये हो जाएगा इसका ओम -1 और मीटर टू द पावर -1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होता है समझते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं, जिंक है, सोना है, सीसा है, अल्कोहल है, बिस्मथ है, एंटीमनी है, चांदी है, तांबा है, हाइड्रोजन है, यह सब जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरणें का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एक्स किरणें का पता लगाने के लिए हम लोग बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणें की जो खोज है वो रॉन्टन के द्वारा किया गया था। इसका जो तरंगधर प्रेशर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है। और आवृत्ति परिसर की अगर बात कीजिएगा तो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। और इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। तो यह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया था, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। दादा भाई नौरोजी जो है वो 3 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। याद रखिएगा, 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे। फिर 1893 में लाहौर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 1906 का अधिवेशन। 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाला लाजपत राय के द्वारा
अमेरिका का यात्रा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वो वुडरो विल्सन था, याद रखिएगा। कौन था? वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो है वो 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया के द्वारा जब सर्बिया पर आक्रमण किया गया था उसी के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? तो भूटान युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? भूटान युद्ध हुआ था 1865 में। तो उस समय कौन था? लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस। तो इसी के कार्यकाल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के साथ में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड जॉन लॉरेंस से कि लॉर्ड जॉन लॉरेंस ही जो था उसी के समय 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी शुरू किया गया था। इसी के समय में लॉर्ड कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की भी स्थापना किया गया था। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति का जो है वो पालन भी जो है वो इसी के समय में किया गया था। नेक्स्ट है कि बुर्जहोम एवं गुफकराल नामक स्थल जो है वो किस काल के हैं? तो यह जो है वो किस काल के हैं? नवपाषाणकालीन जो है काल के हैं। याद रखिएगा, बुर्जहोम से ही गर्तावास और मनुष्य के साथ साथ कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? भद्रबाहु आप लोगों को याद होगा, भद्रबाहु जैन धर्म के थे जिसके शिष्य जो है वो दिगंबर कहलाए थे। और भद्रबाहु जो है वो कल्पसूत्र की रचना जो है वो संस्कृत में किया था, जिसमें कि जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संस्कृत में। नेक्स्ट है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं। तो चोलकालीन मुद्रा से संबंधित समिति को क्या कहते हैं? पोनबोरियम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चोल वंश की अगर बात करते हैं तो इसका संस्थापक जो था वो कौन था? विजयलाल था। और इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तंजौर थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि गजनबी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था। आप लोगों को याद होगा, यह 932 ईस्वी की बात है। उस समय अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार जो था वो गजनी साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसकी राजधानी थी गजनी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गजनबी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में क्या था? तो प्रारंभ में यह क्या था? एक तुर्क दास था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक तुर्क दास था। नेक्स्ट है कि अकबर के द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए, अकबर जो था वो मालवा के युद्ध में बाज बहादुर को पराजित करता है और फिर उसके बाद उसकी पत्नी जो रूपमती थी वो जहर खाकर अपने जो सती व्रता है उसकी रक्षा करने के लिए वो जहर खा लेती है। तो यह किसके ये कहाँ किया था? बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि स्थल जो है वो कहाँ है, यह पूछ रहा है। तो उज्जैन में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब था? 1556 से लेकर 1605 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करने के लिए एक साइड बिहार के व्यक्तित्व के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड विशेषता के नाम दिए गए हैं, उनकी विशेषता दी गई है। मोहसद्द कुमार की अगर बात करते हैं तो यह बौद्धकालीन वैद्य थे। वाजपेयी मिश्र की अगर बात कीजिएगा तो यह भाष्यकार थे। और बैरोचन की अगर बात कीजिएगा तो यह नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो इस तरह से मैच करने के बाद सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे एमजी रनाड़े, यानी महादेव गोविंद रनाड़े। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1867 में हुआ था। आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाड़े के द्वारा किया गया था। और किसकी प्रेरणा से किया गया था? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा प्रार्थना समाज के संस्थापक एमजी रनाड़े, यानी ऑप्शन नंबर ए, महादेव गोविंद रनाड़े। आगे है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? फ्रांस की राज्य क्रांति आप लोग पढ़े होंगे कि 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में शुरू हुआ था। और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। यहाँ आपसे पूछ रहा है उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो उस समय फ्रांस की मुद्रा थी लिब्रे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिब्रे। आपको बताना है कि फ्रांस की तत्कालीन मुद्रा का नाम क्या है, क्या लिब्रे ही है या फिर चेंज हुई है? फ्रांस की मुद्रा का नाम जो अभी है वो आपको कमेंट करके बताना है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है। नेक्स्ट है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? बोनापार्ट, कार्ले बोनापार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्ले बोनापार्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेपोलियन की पत्नी, तो नेपोलियन जो था वो जोजेफाइन जो थी वो नेपोलियन की पत्नी थी, लेकिन फिर नेपोलियन जो है उससे तलाक ले लेता है और ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मोरिया लुइसा, उससे फिर शादी कर लेता है। नेपोलियन से संबंधित कुछ तथ्य भी याद रखिएगा। 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था, जिसको कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी माना जाता है। और इसने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। इसको लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है और इसने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश भी कहा था। आगे क्वेश्चन कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने गलती की थी, तुमने गलती की थी, इसका ट्रांसलेशन होगा यू हैव मेड ए मिस्टेक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन। तो ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको क्या कहा जाता है? इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल। नेक्स्ट है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी। इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी का अगर आप वॉइस चेंज कीजिएगा तो होगा इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड। तो फुल स्टॉप्स को और का क्या क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब। दे ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आई बीस आई ब्लैंक ए मिनिस्टर। तो आई बीस आई वर ए मिनिस्टर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट। तो नाउन यहाँ से चूज करना है प्रॉम्प्ट वर्ड से, तो वो होगा प्रॉम्प्टनेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुड लक मीन्स ब्लैंक। तो गुड लक मीन्स क्या होता है? गुड लक का मतलब होता है से गुड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है। तो यह कौन सिद्धांत कहता है? प्लैंक के क्वांट सिद्धांत के अनुसार होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक जो है वो हाइड्रा अम्ल है। हाइड्रा अम्ल किसको कहा जाता है पता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन उपस्थित रहता है और ऑक्सीजन जो है वो उसमें उपस्थित नहीं रहता है, जैसे कि HCl हो गया, HCN हो गया, यह सब क्या है? हाइड्रा अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल का सिंपल सा समझने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा और सिर्फ क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा, उसको हाइड्रा अम्ल कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सी अम्ल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है सूची का मिलान करने के लिए कह रहा है बॉयल्स का नियम जो होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p से मैच करेगा। चार्ल्स के नियम की अगर बात कीजिएगा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के साथ मैच करेगा और दाब का नियम कहता है कि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस तरह से मैच करने के बाद इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि निम्न में से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का अयस्क यहाँ पे क्या है? कॉर्नेलाइट नहीं, कॉर्नेलाइट तो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं बल्कि ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। डायस्पोर होता है। डायस्पोर जो होता है वो एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3H2O। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में लवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? Na2SO4 और 10H2O होते हैं। अब आप लोग इससे बड़े आराम से उत्तर दे सकते हैं कि 10 अणु होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है वो स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है।
तो यह होता है फेरस सल्फेट यानी FeSO4 7H2O, जिसको कि हरा कशिश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन शब्द का अर्थ होता है। हाइड्रोजन जो है वो एक ग्रीक भाषा है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पाद। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रोटीन को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हैलोजन कहा जाता है, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लवण उत्पाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्काइन श्रेणी की अगर प्रथम सदस्य की अगर बात कीजिएगा तो वो है एसिटिलीन। ठीक है, जिसका कि प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, और इसका खोज जो है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एसिटिलीन। नेक्स्ट है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग जो है वो शरीर के दर्द में बुखार उतारने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि मीराबाई जो है वो किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई जो है वो भक्ति काल की कवित्री है, जैसे कि तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, रैदास हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब जो है वो भक्ति काल के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भक्ति काल। नेक्स्ट है कि सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो ये है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की और भी कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे हुए जूते, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह सब जो है वो हरिशंकर परसाई जी की ही रचना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति। नेक्स्ट है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। अद्वितीय बिल्कुल है, आश्चर्यजनक यह भी है, अपूर्व भी है, भयानक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भयानक। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बड़ा। बड़ा का मतलब क्या होता है? स्थूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको यह बार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आवश्यकता सही लिखा हुआ है, तत्कालिक सही लिखा हुआ है, वाल्मीकि सही लिखा हुआ है, नारायण गलत लिखा हुआ है, क्योंकि नारायण नहीं होता है बल्कि नारायण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। तो इस वाक्य में अनिवृत्ति दोष है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि रोड आइलैंड रेड क्या है? तो रोड आइलैंड रॉड जो है रेड जो है वो एक भारत में लोकप्रिय होने वाली एक अमेरिकी नस्ल की मुर्गी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुर्गी है। नेक्स्ट है कि जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है। तो आप पढ़े होंगे कि जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। तो 80:20 होना मतलब 8:2 होना चाहिए, लेकिन ये होता है 81:19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। इंसान में कितना जोड़ा पाया जाता है? 23 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा और चिंपैंजी में 24 जोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी चिंपैंजी में। नेक्स्ट है कि पेड़ के छालों पर उगने वाले लाइकोन को कहा जाता है। तो पेड़ के छालों पर उगने वाला लाइकेन जो है उसको कॉर्टिकोल्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्टिकोल्स। एक रोसेला लाइकेन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसी लाइकेन से क्या बनाया जाता है? लिटमस पेपर बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है कि केचुआ के संबंध में असत्य है। इसमें 4 जोड़ी हृदय होता है, बिल्कुल सत्य है। इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें एक नेत्र होता है, गलत है, क्योंकि केचुआ के पास नेत्र नहीं होता है, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। मांसपेशी पूछ रहा है। देखिए मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है वो कितनी है? लगभग 639 है। और जिसमें कि सबसे छोटी मांसपेशी जो है
वो स्टेपेडियस है। और सबसे बड़ी मांसपेशी जिसको कि कुल्हा की मांसपेशी कहा जाता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, सबसे छोटा मांसपेशी आपसे पूछ रहा है ना, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे माड यानी स्टार्च को घुलनशील संकरा में परिवर्तित करता है, तो यह कौन करता है? एमाइलेज करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमाइलेज करता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक में बनने वाला पथरी बना हुआ होता है, तो ब्रिक में बनने वाला पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी CaC2O4 का बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आगे राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो राष्ट्रीय पोषण है एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यह सब जो है वो हैदराबाद में ही स्थित है। आगे पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सा बीमारी होता है? उसको कहा जाता है केराटोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9.3 किलो कैलोरी। वसा से कुछ और भी याद रखिएगा, मतलब फैट से। फैट जो होता है वो ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एक एस्टर होता है, और शरीर में इसका संश्लेषण जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कब तक है? तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है वो कब तक है? 2025 तक है। साथ ही साथ याद रखिएगा 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, और $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2025 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट है कि नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्वाति नायक, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाति नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया? तो 17वां प्रवासी दिवस 2023 में मनाया गया है कहाँ? इंदौर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 18वां प्रवासी दिवस जो है वो 2024 में होना चाहिए, लेकिन यह 18वां प्रवासी दिवस जो है वो 2025 में मनाया जाएगा। मतलब कि 2024 में कोई प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगे है कि एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो यह जो है वो केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल राज्य सरकार। जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका आंसर की भी जो है वो PDF के लास्ट में जो है वो अटैच्ड है। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू, मतलब टोटल में जैसा कि आप लोगों को मैं स्टार्टिंग में दिखाया, इसमें 1 से लेकर 10 सेट है। अगर आपको 10 सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ मुझे 10 सेट चाहिए इसका, मैं आप लोगों के लिए यह सेट जो है वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।